हम्म। हाँ, तो बात चल रही थी किसी की मृत्यु पर रोने की। 99% लोग अपनी वांट्स के लिए रोते हैं, जो अभाव हो जाता है उन चीजों का। आउट ऑफ लव ना के बराबर हैं रोने वाले, बहुत कम। आउट ऑफ अटैचमेंट ज्यादा रोते हैं। इस अटैचमेंट के पीछे इतनी सारी चीजों का होता है, जो फैसिलिटीज घट गई हैं, अब वो चीज उपलब्ध नहीं होंगी। कबीरदास जी, उसमें तुलसीदास जी क्या गए थे ना, याद है तुलसीदास जी ने क्या कहा था? स्वार्थ बिना ना ही होती प्रीति। यानी कि कोई चीज अगर संसारिक स्तर पे आदान प्रदान अगर ना हो, तो प्रेम व्रेम नहीं हो सकता ऐसा। आत्मिक स्तर का प्रेम तो अलग होता है, लेकिन वैसा प्रेम तो चलता है संसार में। उसकी वजह से रोना आता है। 99% रोना अटैचमेंट के कारण आता है। और अगर विश्वास होता है कि भाई भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो उसमें रोने का मतलब ही नहीं है, बल्कि उत्साह होता है। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा, अगली बार हम ये वाली चीज मिलने वाली है, चलो उसका मजा लेंगे। फिर रोना वोना नहीं होता है। जैसे मुझे बड़ा मजा आता है जब मेरी गाड़ी किसी नए क्षेत्र में जा रही होती है, बड़ा उत्साह आता है। अच्छा, अब क्या दृश्य देखेंगे पहाड़ों में, कौन सी नई जगह जाने का मौका मिलेगा, क्या क्या फोटोग्राफी होगी। चाहे कष्ट बहुत आते हैं, यात्रा में बड़े कष्ट होते हैं अनेकों प्रकार के, फिर भी मजा बहुत आता है कि अब की बार क्या क्या देखना होगा। तो ये है असली मजा। अब ये नहीं होता रोना, हाय पिछली बार कितना मजा आया था, इस बार नहीं आ रहा, ये नहीं होता। उत्साह होता है हर बार एक नई जगह। चाहे वहां पे फैसिलिटी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, लेकिन मजा आ रहा है क्योंकि नया एक्सप्लोरेशन चल रहा है। समझ पा रहे हो? सो लाइफ इज जस्ट लाइक ए एक्सप्लोरेशन। इट इज एन एक्सप्लोरेशन, निश्चित रूप से। अगर ये उत्साह है जीवन में, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी बहुत आनंददायी है। चाहे आपका जॉब नया लग रहा है, चाहे आपका पुराना हट रहा है, कुछ बात हो गई है, आप उत्साहित हो। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट, ऐसे करके बैठे होंगे। हाँ, पिछली बार ये हुआ था, अगली बार देखते हैं क्या होने वाला है। ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। ये अब रोना आ रहा है तो अटैचमेंट के कारण आ रहा है। परफेक्ट, एकदम करेक्ट बात है। रोने का मतलब है अटैचमेंट, सीधी बात। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इन चीजों को लेकर अगर इनसिक्योरिटी को लेकर अगर रोना आता है, वो अटैचमेंट के कारण। ठीक है। और तीसरी चीज एक और तुमने सीखी होगी अपने को लेकर, कि हमें एक लेसन और मिला होगा। हमें अपनी सर्विसेज को खुद अपनी नजरों में एसेस नहीं करना चाहिए। हमारी जो सेवाएं हैं, हम एसेस नहीं करें अपनी सेवाएं कभी भी। असेसमेंट दूसरों को करने दें, इससे हमारे अंदर ही सुधार होगा। चाहे वो हमारे को ह्यूमिलेट ही क्यों ना कर रहे हो, सर्विसेज को लेकर। कह सकते हो तुम ह्यूमिलेट कर भी रहे हैं अगर, तो उसमें ह्यूमिलेशन केवल एक ही पॉइंट पे है। एक ही पॉइंट पे ह्यूमिलेशन मानूंगा मैं, कि अगर हमारी सेल्फ एस्टीम पे चोट पहुंच रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, तो इसके साथ जुड़ता है ह्यूमिलेशन। अन्यथा इसके साथ मैं जोड़ने जा रहा हूं क्या, जानते हो? रिफाइनमेंट। समझ रहे हो जसली? ह्यूमिलेशन एक ही चीज में है। अगर आपको सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को कोई चोट पहुंचा रहा है, फिर अच्छे से समझ लो, तो ये है ह्यूमिलेशन। किंतु अगर वो नहीं है, और फिर भी आपको कोई कुछ कह रहा है, तो इसको हमें समझना चाहिए कि हमारे हित में है। इट इज कॉल्ड रिफाइनमेंट। पर उस चीज के लिए हम अ, आहत नहीं होते। उसके लिए हम क्योंकि जेंटल है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, कोई हमें करेक्ट करता है तो हमें पता है हमसे गलती हुई है, तभी हाँ। ये सुन रहे हैं हम। हाँ, पर सारे ऐसे नहीं है तुम्हारी जैसे। सारे लोग तो अपने को कहते हैं, अपनी नजरों में कहेंगे अरे हम ऐसे, हमें ऐसा कैसे कह दिया। यहाँ ईगो प्रॉब्लम काम कर रही है। सेल्फ असेसमेंट लीड्स टूवर्ड्स
सीवियर ईगो प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे जैसा कोई है भाव वाला कि ठीक है मुझे आता नहीं है, 6 बार 100 बार कह लो मुझे और मैं ठीक करूंगी, तो ये रिफाइनमेंट प्रोसेस है। इसमें यहाँ पे बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी। अब देखो मेरे चाहने वाले कितने लोग हैं, कोई मुझे कुछ कह देता है, कोई मुझे कुछ कह देता है, मैं तो उनको हमेशा थैंकफुल बोलता हूँ कि जिस एंगल से मुझे देखते हैं वो मेरे और रिफाइनमेंट प्रोसेस चालू हो जाता है उस चीज का। मैं उनकी बातों को मानता नहीं हूँ, पर मैं देखता हूँ चलो भाई ये वाला एंगल है, इसे भी थोड़ा घिस लो, ठीक ठाक कर लो, कोई बात नहीं। और वैसे जिसको जो कहना है कहते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट आता है, क्योंकि अगर आपको किसी ने कह दिया भाई आप तो तांत्रिक हो, समझ लो मेरी बात, सहज में बड़ा पॉपुलर है, जो सहजी की बातें समझ में नहीं आ रही हो उसे कह दो बस तांत्रिक है, ये सीधा कह देते हैं तांत्रिक है। और जब मैं उससे पूछूं भाई तांत्रिक की एक्टिविटीज क्या है, तो उन्हें पता नहीं है तांत्रिक करते क्या है, पर कह देंगे तांत्रिक है। बहुत सारे लोगों को कहा जाता है तांत्रिक, कुछ भी कह सकता हूं, मैंने एक उदाहरण दिया है खाली। तो मेरे अंदर मेरे जैसा इंसान क्या सोचेगा, अच्छा तांत्रिक कह दिया, अच्छा किस लिए कहा होगा तांत्रिक, चलो मैं तंत्र के बारे में जानूं कि भाई तंत्र है क्या चीज, तो मेरा फायदा हो गया। उनके चक्कर में मैं तंत्र को जानने शुरू कर दिया, तंत्र है क्या चीज, अब तंत्र के बारे में पता लग गया मुझे। तो हमें इस तरीके से लेना चाहिए रिफाइनमेंट के रूप में। किसी ने कहा भाई भाई ये जो इंसान है ना, ये जो हूं ना, मैं शमशान घाट में साधना करता हूँ, अघोरी अघोरी वाली साधना करता हूँ। अब मेरे लिए वो भी नई चीज है, मेरे को पता नहीं क्या चीज है, अब मैं उसके बारे में ढूंढना शुरू करूंगा समाज में क्या हो रहा है, भाई अघोरपंथी क्या करते हैं, अघोरी क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं। अब मेरे उससे नॉलेज बढ़ रही है कहने से, उनकी बातों का तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर उन्होंने जो शब्द बोला, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया, अब मेरा उसमें मजा आ रहा है देखने में कि अच्छा ये वाली चीज भी जाननी चाहिए मुझे, ये अघोरी करते क्या है। तो मेरा ही तो नॉलेज बढ़ रहा है ना अल्टीमेटली, यूजसली बढ़ रहा है ना। अब एक ने मेरे से कह दिया, मैंने पहले ही बताया था, किसी ने कहा भी मैं हरियाणा में किसी गांव में जाकर हवन कराया और 40,000 रुपए लेके आया मैं हवन करने के। इससे मुझे पता लगा यार लोग हवन करने के पैसे लेते हैं, इसका मतलब तभी तो मेरे को कहा गया। समझ में आ रही है बात। और ये चीज मुझे पता लगी कि बहुत से ऐसे महान सहजी हैं जाके पैसे ले आते हैं, सहजियों से घर में जाकर उनके पर्सनल लेवल पे ले आते हैं, उधार भी मांग लेते हैं उनसे और वो लौटाते भी नहीं। मतलब जो जो कहा गया वो उसने मेरा ज्ञानवर्धन किया हमेशा। ये बात समझने की बात है जसलीन, ये रिफाइनमेंट प्रोसेस है, बुरा मानना नहीं चाहिए। अब बुरा कब लगेगा, जब हम उनकी बातों को अपने लिए सही मान लेंगे तो बुरा लग जाएगा। जब है ही नहीं सही तो हम माने क्यों, और जब मान नहीं रहे हैं तो फिर रोए क्यों और निरुत्साहित क्यों हो। अब जितना मेरे को कहा गया मैं और उत्साहित हुआ काम करने के लिए, और बहुत सारे काम किए, जितना उन्होंने कहा और मैंने बहुत सारे काम किए। और आपको पता ही है रमनी बहन का ये क्षेत्र में जब लुधियाना में हुआ था तो क्या हुआ और कैसे हुआ, याद है ना अच्छी मैं तरह? यही भैया मैं भी यही सोच रही थी, सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप हैं। आपको इतना कुछ लोग कह देते, पर अगर आप इसको सच मानने लगे तो फिर तो रोते रोते क्या हाल हो। आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि जो हम नहीं है उसको क्यों हम माने। और दूसरी बात, वो घटनाक्रम वो रमनी बहन के लिए टर्निंग पॉइंट था। रमनी हाँ बहन जी। को ताकतवर बना दिया उस घटनाक्रम ने पूरे, वरना हमारी बहन बहुत कोमल थी और दहशत आ जाती थी इनको बोल, एकदम दहशत खा जाती थी हमारी बहन छोटी छोटी बातों में, अरे ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी बहन ने कई बार मेरे से कहा भैया प्रोग्राम कैंसिल कर दें, कई बार कहा। तो मैंने हर बार कहा बहन ठीक है कैंसिल कर दो अगर आपने प्रोग्राम रखा है तो, और शिमाता ही ने रखा है तो फिर आप कैसे कर सकते हो।
तो यहाँ कहीं ना कहीं रमणी बहन ने भी सरेंडर किया, कहीं ना कहीं सरेंडर किया, और सरेंडर का परिणाम श्री माताजी ने साक्षात इन्हें दिखाया। उसी स्थान पर श्री माताजी बैठकर, जहां पे प्रोग्राम हुआ, जिधर श्री माताजी का अल्टार लगा, वहीं पे श्री माताजी साक्षात विराजी हुई थी। श्री माताजी ने इनको अपने स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं वहीं बैठी हूँ। तब जाकर इनका वो विश्वास थोड़ा पक्का हुआ। फिर जाकर इन्हें थोड़ी हिम्मत बनी कि भाई नहीं, ठीक है, तो वहां का प्रोग्राम है। याद रखना, श्री माता जी के प्रोग्राम जो होते हैं, श्री माता जी ही कराती हैं। उनको कैंसिल करने का अधिकार हमें नहीं होता। हाँ, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, छोटा मोटा आगे पीछे कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन कैंसिल नहीं हो सकता। और मैंने आपको बताया भी था, बड़े सारे लोगों के मेरे पास फोन आए। तो मैंने आपको ये भी बताया था, डॉक्टर राजेश का भी फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा भैया ये प्रोग्राम मतलब क्या होगा? मैं कहा हाँ, होगा जरूर, बस एक ही दशा में नहीं हो पाएगा, बहुत भयानक भूकंप आ जाए, सारे रास्ते टूट फूट जाएं, तो नहीं होगा, वरना तो होगा। डॉक्टर राजेश जब ये मेरी बात इस वक्त सुन रहे होंगे कहीं भी, तो उन्हें फिर याद आ जाएगी बात, और फिर हंसी आएगी। और खूब हंसे थे भैया, फिर तो ठीक है। हंसे मेरी बात सुन के। और जिसने इतने अड़ंगे डाले थे, इतने अड़ंगे डाले थे, उसने कितनी जोर से मुंह की खाई अपनी, हर स्तर पे, हर स्तर पे, हर आज तक खा रहे हैं भाई साहब वो। पंगा डालने के परिणाम स्वरूप हमेशा खाएंगे, पूरी जिंदगी खाएंगे वो। उन्होंने अड़चन डाली है, होल लाइफ खाएंगे वो की। कभी चैन नहीं मिलेगा उनकी जीवात्मा को, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे कर दिए। उनकी जीवात्मा तो बेचारी हमेशा परेशानी रहेगी। खैर, तो जसलीन बात यहां आ रही थी कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को जज कर कर एक अपने आप को मान लेते हैं हम ऐसे हैं। यानी कि जो हमने अपनी इमेज अपनी निगाह में बनाई, हम उस इमेज से अटैच हो गए। जब वो इमेज टूटती है, जब उस इमेज पे कोई उंगली उठाता है, तो हमें रोना भी आता है और दुख भी लगता है और छटपटाहट भी होती है। अगर मैं अपनी एक इमेज बना लूं, भैया मैं तो बहुत महान हूं, और कोई मुझे कुछ कह दे, मैं तो रोता ही रहूंगा। पता नहीं इतने सारे लोग कहने वाले हैं, मैं तो रोना ही ना चुप होने का, रोज रोऊंगा सुबह से शाम तक, क्योंकि मैं दूसरों की बात मान के रो रहा हूं इमेज के आधार पे। मेरी तो कोई इमेज ही नहीं है। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, आप सब लोग बताइए, आप लोग इतने दिनों से जान रहे हैं, बहुत सारे लोग तो हम में से सन 14 से जानते हैं, क्या इमेज है मेरी? कोई बता सकता है मेरी इमेज क्या है? भैया वो तो सब अपने अपने दूसरे की परसेप्शन के ऊपर है ना, कि वो क्या सोच रहा है, उसको हाँ, कैसा। मतलब फिर भी मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, आप सबकी निगाह में मेरी इमेज क्या है? आप तो हमारे लिए, सबके लिए उन्नत, सबसे उन्नत सोल है। ना 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 ना, अपनी बताओ। सब अलग अलग सोचते होंगे, 100%, सब एक सा नहीं सोचते। भैया आपने आप ही जी आपसे के श्री वाले एक मिनट, हैं एक मिनट। जो अभी मीनाक्षी ने मेरे से कहा, इसमें बहुत बड़ी पीछे छुपी हुई बातें हैं जो मैंने इसलिए टॉपिक छेड़ा है। अभी मीनाक्षी ने मेरे से कहा कि आप उन्नत सोल हैं, एक पॉइंट। अब रवनी मैंने आप बताइए। भैया आप मैं हमेशा ना ऐसे किसी साधक को ढूंढती रहती थी कि जो परफेक्ट हो, जो मतलब जो कुछ श्री माता जी बताते हैं, मतलब उसके अंदर वो सब क्वालिटीज हो। तो बहुत सारे लोग आते थे सेमिनार में, कहना हाँ यही वो है, पर थोड़ी देर में उसका ना कुछ असली रूप दिख जाता था। मैं कहते ओ ये तो निराशा हो गई। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े जो सेमिनार्स करते, सभी में से कुछ ना कुछ ऐसे निकल आता था, मतलब साथ ही दिखा देती थी श्री माता जी। और जब जब से आपसे जुड़े, बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह कुछ कमी तो निकाल पाऊं, पर बहुत कोशिश की भैया, नहीं। आप तो सच्ची वो श्री माता जी के श्री बालक है। एक
इतने अच्छे माध्यम हैं जो श्री माता जी के सपन को साकार कर रही हैं। मतलब ऐसे लगता है श्री माता जी ने आप जैसे माध्यमों के लिए ही बोला है कि मतलब हम सबका हाथ आपके हाथ में थमा दिए कि इन सबको ये जो उन्नत होना चाहते हैं, जिनकी चेतना उन्नत होना चाहती है, तो वो उनके हाथ जो है आपके हाथ में थमा दिए। ऐसे ही लगता है हमें, बिल्कुल माँ जैसी फीलिंग होती है भैया आपसे। अब आप उम्र में आपके मेरे से छोटे हैं, पर मैं मेरे को लगता है आप बहुत बड़े हैं अपनी इन चीजों की वजह। अब आपकी निगाह में जो मैं हूं वो आपने बता दिया, मीनाक्षी की निगाह हम्म। में जो हूं वो मीनाक्षी ने बता दिया। ठीक हम्म। है ना? और आपने कहा अभी हाँ। तक कोई कमी नहीं निकली। बहन, क्या गारंटी है कि आगे नहीं निकलेगी कमी? निकल सकती है, सैकड़ों कमी निकल सकती है। कोई गारंटी है क्या आगे? चलो, अभी तक नहीं निकली, आगे भी निकल सकती है। अब निकलेगी तो क्या करेंगे? मानव हूं, निकल सकती है बहुत सारी कमियां। कहते हैं मानव तो कमियों का पुतला होता है, लेकिन कहने वाले ने ये नहीं बताया कि किसकी निगाह में कमियों का पुतला है, किसने देखा, और कमियों का आधार क्या है। एक कहावत है, मानव कमियों का पुतला है। सेंटेंस को हम टैग कर देते हैं, मानव कमियों का पुतला है। वो कमियां किसने देखी? पहली बात, कौन था वो, और किसने देखी, और किस आधार पे कहा कि मानव कमियों का पुतला है? तीन चीजें हैं। पर हम इन भैया तीनों चीजों को नजरअंदाज करके मान लेते हैं मानव कमियों का पुतला है। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं मतलब? समाज देखा जाए तो भैया हर कोई दूसरे की कमियां ही देखता है, कमियां ही ढूंढने की कोशिश करता है कि मतलब मैंने देखा है एग्जैक्टली, ह्यूमन नेचर है। एग्जैक्टली। हाँ। अब यही बीच में है ना? रोकूंगा, किस आधार पे देखता है कमियां वो? बहुत इंपॉर्टेंट बात मन के आधार पे। है। मन में जो सारा कंडीशनिंग भरा है, तुलना वहीं से होती है। एग्जैक्टली, ये कमी एग्जैक्टली। सारा का सारा। तो तभी मैंने तीन लाइनें आपके सामने टैग करी। मानव कमियों का पुतला है, ये सब जगह लिखा हुआ है। दूसरा, किसने देखा, मेरा क्वेश्चन है। ये सेंटेंस कहने वालों से मेरा प्रश्न है पब्लिकली कि भैया वो कमियां देखने वाला कौन है? जो तीसरी खुद चीज, पुतला तीसरी चीज, उन कमियों का आधार क्या है? तो अभी प्रियंका ने आंसर दिया कि हमारी जो कंडीशनिंग है उसके आधार पे हम दूसरे को असेस करते हैं। बहन, समझ रहे हो मेरी बात आपकी? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हमारी जो कंडीशनिंग है उसके आधार पे हमने दूसरे को, जो हमारी कंडीशनिंग से मैच नहीं कर रहा, हमने उसे टैग कर दिया कि ये कमियां हैं। एम आई राइट? है प्रियंका? हम्म। तो बहन, बहुत यही सारी होता है। कमियां हैं मेरे अंदर, इस हिसाब से तो मेरी बहुत कमियां हैं। अगर मैं सबकी कंडीशनिंग के हिसाब से देखूं तो मैं तो वाकई कमियों का पुतला हूं। सही है ये बात, लेकिन उसका आधार, सबकी कंडीशनिंग अलग अलग स्तर की कंडीशनिंग है। और मैं ही क्या, सभी कमियों के पुतले हैं, दूसरों के आधार पे, दूसरों के हिसाब से। नो वन इज परफेक्ट इन दिस कंसर्न। आपने अभी कहा मैं परफेक्ट हूं आपके हिसाब से, क्योंकि आपके हिसाब से ना, जरा मेरे को जो इतने कॉम्प्लीमेंट प्यार से देते हैं, वो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट इकट्ठे हो गए, कभी कभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा कितने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। उसके आधार पे तो मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं, और आपके हिसाब से मैं परफेक्ट हूँ, और आपके हिसाब से आज तक परफेक्ट हूँ। हो सकता है कल को ऐसी सामने चीजें आ जाए आपको मेरी, तो मैं परफेक्ट को तो छोड़ो, इम्परफेक्ट तो छोड़ो, बिल्कुल उसकी श्रेणी में चला जाऊं, बिल्कुल नीचे पतन वाले की श्रेणी में, असेसमेंट नहीं के नहीं, मुताबिक। क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता? असेसमेंट के हिसाब से वो भी माना जा सकता है, पतन की तरफ चले गए। मेरे को हो किसी सकता ने है। कहा था कि का साथ में छोड़ दूं, मतलब
शुरू शुरू में हुआ था जब ये घटनाक्रम हुआ था ना लुधियाना वाला, कि जी। वो तो चले जाएंगे अपने मेरठ में, आप रह जाओगे यहाँ पे, आपका साथ कोई नहीं देगा। आप जिस इंसान के साथ मतलब सहयोग कर रहे हैं आप लोग, जिनके साथ मेडिटेशन करते हैं, वो तो चले जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा अकेले में कि मुझे मंजूर है। मुझे उनमें सत्य दिखाई देता है, मतलब ये मेरी अंतर चेतना कह रही है, जो होगा देखा जाएगा। मगर मैंने जो मतलब दिल ने आवाज दी है वो बिल्कुल सत्य है, और आज मैं बहुत ही उस चीज के लिए आभारी हूँ श्री माता जी का, कि मतलब मैं उनको ऐसा कह पाई। और वो भी देख ही रहे होंगे कि हम लोग पीछे नहीं हटे, चलिए, हमने चलिए, हार नहीं आपकी बात मानी। होगी। अब मैं कोई तीसरा जना बताए मेरी इमेज क्या है, किसी तीसरे की जो बताने जा रहा है उसकी निगाह में। भैया जय श्री माता जी। जैसी माता जी, राकेश जी। भैया श्री माता जी के इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप अगर मान लो बाई चांस इंस्ट्रूमेंट बिगड़ भी जाए तो श्री माता जी अपने आप ठीक कर लेंगे। ये बात कही दी आपने, ये बात सही कही है बिल्कुल। बिगड़ भी जाए तो अपने आप देख लेंगे श्री माता जी। एकदम परफेक्ट बात कही है राकेश जी ने। बिगड़ सकता हूँ भाई, मेरे अंदर की पता नहीं कितनी सारी दमित इच्छाएं बाहर आ गई तो, मेरी चेतना उसमें लिप्त हो गई तो, क्यों नहीं हो सकता है? बताइए, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अगर मैं उन अपनी इच्छाओं में लिप्त हो गया तो हो सकता है मेरा पतन। पर राकेश जी ने एक बात कह के एक अच्छा हौसला बढ़ा दिया मेरा, कि भाई ठीक है, माँ अपने आप देख लेंगी मुझे। है ना बात सही? श्री माता जी ने आपसे कार्य लेना है ना। हाँ, वो तो एक चींटी से भी कार्य ले सकती हैं, हमारी औकाती क्या है। सबसे ले सकती हैं वो कार्य, कीड़े मकोड़ों तब से सबसे कार्य ले सकती हैं, अपने अपने स्तर का कार्य वो ले सकती हैं जो लेना चाहे। माँ आदि शक्ति हैं आखिर, और सबको उन्होंने ही तो बनाया है, किसी से भी कार्य ले सकती हैं, तो कोई शक नहीं है। चलिए, और चौथा कोई बताए मेरी इमेज क्या है? राकेश जी ने तो बता दिया। बता दो, बिना बिना झिझके, जो खराब खराब सी बातें हैं वो भी बता दो, सुनी है अगर वो भी बता दो। आप लोगों से बहुत से सहजियों ने कही होगी, उनको पता लगा होगा, अच्छा आप वहां जुड़े हुए हो, अरे 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 अरे, ये तो बहुत गड्ढे में चले जाओगे। ऐसी वाली बातें ही बता दो, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बहुत आनंद आने वाला है। आ ही रहा है अभी भी आनंद। जय श्री राधे जी भैया। हाँ बताओ आयशा। आपने आपने अभी बोला कि मेरा इमेज क्या है, तो जब हम आपकी इमेज देखते हैं ना, तो वो तो कुछ दिखता ही नहीं है। चेतना वो जब ध्यान की स्थिति में जब हम दोनों सेंटर पे रहते हैं, हाँ सांसारिक लेवल से अगर देखूँ तो पूरी की पूरी आपकी इमेज भी दिखती है। आप में बहुत सारी होते हैं ना कुछ ये, लेकिन अगर उस स्थिति में देखे तो आप तो शून्य है, आपकी इमेज भी नहीं दिखती, तो कमियां कहाँ से? आयशा रानी ने बहुत डिप्लोमेटिक बात करी है, और पर लेकिन बहुत सही बात भी बोली है, कि हमें दिख क्या रहा है आखिर। बहुत बड़ी बात बोली है आयशा ने अभी, बहुत बड़ा संदेशा दिया है, हमें क्या दिख रहा है आखिर। जानते हैं, जो हमें दिख रहा है हम उससे अटैच हैं एक्चुअली, वरना दिखता नहीं। समझ लीजिए बात बहन जी। वो जो दिखा हमें हमारी कंडीशनिंग के आधार पे या अपनी समझ के आधार पे, कंडीशनिंग या समझ, ठीक है, उसके आधार पे दिखा, और हम उससे अटैच हो गए। तो हमने कहा भाई हमारी निगाह में तो ये चीज है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर एक जो फेज है, एक फॉर्म है, उससे हम अटैच हैं, इसीलिए दिख रहा है वो। अब जिससे अटैच ही नहीं होंगे उसे क्या दिखाई देगा? आयशा रानी तुमने बिल्कुल सही बात बोली है, इसमें कोई शक नहीं। पर आयशा, तुमसे भी 2011 से कभी ना कभी बात, कभी ना कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में कभी कभी बात होती रही है। उस आधार पे तुमने क्या जाना मेरे को?
हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मुझे उस आधार पे आप में तो कमियां नहीं दिखती थी, मुझ में दिखती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ये थी ना, बहुत लीक थी। मुझे लगता था ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसे कैसे हो, क्योंकि मैं आपकी उस स्तर को नहीं समझ पा रही थी, बस आपको वो दिख रहा था। लेकिन हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, तो हम भले सहज योग से जुड़े हैं, यानी हम अपनी अंतरात्मा से जुड़े हैं नहीं है, बट एक एनर्जी हमें अंदर ही अंदर महसूस करवाती है कि वो क्या है, मतलब। तो आपकी तरफ से हमेशा मुझे ना पॉजिटिव एनर्जी ही फील हुई। हम उस चीज को नहीं समझ पाते थे, अब समझ में आती है वो चीजें कि वाकई में वो चीज था क्या, जो आप पहली दफा मुझे आपकी तरफ से ही प्रतीत हुआ था। तो इतने दिनों से जाने हैं, तो मैं उस चीज की खोज में अभी तक जो जूम का सेशन चल रहा है, उसी चीज की खोज में यहाँ पे टिकी हूँ। आपके अंदर से जो मुझे उस समय दिखा था, तो उसकी तलाश में मैं भटक रही थी कि आखिर क्यों, क्या है ये जो एक चुंबक की तरह, गुरुत्वाकर्षण की तरह खींच रहा है, इनके अंदर क्या है। ये भी तो मानव ही है, मैं भी मानव ही हूँ, लेकिन वो एनर्जी हमें क्यों बता रही है कि ये समथिंग डिफरेंट, आप डिफरेंट हो हमसे उस समय। तो मुझे कुछ अभी तक तो कुछ दिख ही नहीं। अच्छा, एक बात और बताओ कि बहुत सारी बातें तुम्हें मैंने भी बताई, चाहे वहां पे राजगीर में, चाहे कभी कभार बातचीत करने पे, चाहे सेशंस में जूम सेशन चल रहे हैं, या इविल हंटर्स के अंदर बहुत सारी बातें हुई, चाहे आर्टिकल्स में जो लिखवा है श्री माता जी ने। कुछ चीजें ऐसी लगी, खराब लगी, जो समझ में नहीं आई या पसंद नहीं आई। ऐसा ऐसा भी हुआ होगा यार, ये चीज तो नहीं, हमें हमें स्वीकार नहीं है, हाँ, ऐसा आया ना? खराब थी ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी वो, मेरे हमारी चेतना, मतलब हमारी समझ से ऊपर था, तो हमें खराब लगती थी, क्योंकि हमारे जेहन में वो जाती नहीं थी, हमारी आत्मा को टच नहीं करती थी, तो वो खराब लगती थी। लेकिन जब हमारी आत्मा को, क्योंकि वो जो भी आपने सारी चीज बताया, या आप आर्टिकल में लिखते हो, या हमारी जूम सेशन में जो वार्तालाप होती है, या कुछ भी होती है, वो हमारी आत्मा की उत्थान के लिए एनर्जी, मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी, या माँ के वो रहती है। लेकिन जब हम अज्ञान होते हैं, हम अपनी आत्मा से नहीं समझते हैं, आत्मा को नहीं जानते, तो वो हमारे लिए फॉल्स होती है। आपकी सारी चीजें गलत ही होगी, क्योंकि मैं नहीं जानती ना। आपने जाना, उसे लिखा, आपने फील किया, उसे लिखा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए मेरे लिए वो रॉन्ग है, आप गलत हो आप। लेकिन हाँ, लेकिन मैं सीकर की तरह वो तलाश कर रही थी कि ये लिखे हैं तो ऐसे क्या है, क्या ये अपने मन से बना के लिख दिए, आपने ये आर्टिकल लिखा, ये ऐसा होता है क्या। तो उस समय आप गलत दिखते थे, मतलब गलत नहीं दिखते थे, नहीं गलत नहीं, मुझे ये नहीं मुझे बोलूं, मुझे ये ट्रू बताओ कि आप लोगों के माध्यम से जो यूट्यूब पे इतने सारे सहजी जो देख रहे हैं, उनको उनके कपाट खुलेंगे चेतना के। सत्य बताना चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए बिल्कुल, जो भी मान के चलते हो। और तुम जानते हो मुझे तो कुछ बुरा लगता ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि बुरे वाले एस्पेक्ट आप सबकी नजरों में भी सबके सामने आए। जो जिन जिन चीजों पे आपको बुरा लगा, जिन जिन चीजों को आपने खराब माना, वो सारे एस्पेक्ट आने चाहिए सबके सामने। वैसे तो अभी जैसे मैंने आप सबसे कहा ना, अच्छा चलो मेरी इमेज क्या है, तो बहुत से हमारे सहजी अभी मन मन में पता है क्या सोच रहे हैं? अच्छा, अहंकार बढ़वा रहे हैं अपना ये सारी बातें करके। अफसोस, मैं उनकी बात भी समझ रहा हूँ। उनकी बात पे आधार पे ये बताना चाहता हूं मैं कि इसके पीछे अगर मैं किसी और का नाम लेता, मान लो मैं कहता चलो प्रियंका की बातें बताओ, तो प्रियंका को खराब लग सकता था। बुरी बातें बतानी है, क्योंकि इसमें अच्छी बातें नहीं बतानी लगभग। तो फिर इसलिए मैंने अपने आप को चुना, खुद को। मैं ही अपना स्वयं की प्रयोगशाला हूँ। मैंने एक बार लिखा था ना आर्टिकल में कि मैं अपने ही प्रयोगशाला का चूहा हूँ, जिसपे सारे एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर करता हूँ। एक आर्टिकल में लिखा है, प्रियंका को याद होगा, सन 2010-11 में लिखा था वो, कि मैं स्वयं अपनी स्वयं की अंतर्निहित प्रयोगशाला का चूहा हूं, जिसपे सारे एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं अपने ऊपर ही। तो आज भी मैंने ही अपने आप को चुना है, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, उस प्रयोग को सफल बनाने के लिए, जिसमें हिम्मत नहीं होती है बुराइयों को सुनने की, समझने की, धारण करने की।
यानी कि अपोजिशन को, या लोगों की बुराई, जो लोगों की नजरों में जो बुराई होती है उसको स्वीकार करना, उसको धारण करना, उसको एक्सेप्ट करना, और उन कही हुई बुराइयों को सम्मान देना। पॉइंट टू बी नोटेड, वी शुड रिस्पेक्ट फॉर द नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो ऑफ द अदर्स, वी शुड रिस्पेक्ट, क्योंकि वो धारणाएं हमारी अपनी सबकी अलग अलग सोचो और उससे निर्माण हुआ उनका, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड, डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इसलिए फेसबुक पे भी आपने देखा होगा जो बहुत उल्टा उल्टा लिखता है उसको मैं डिलीट नहीं करता, उसके पोस्ट भी रखता हूं, आराम से देखो। हाँ, जो मर्यादा, जो शिष्टाचार की, उसको शिष्टाचार को भी खराब कर देता है, यानी कि एक मानवीय जो स्तर पे जो शिष्टाचार होता है और एक शालीनता होती है जो उसको खत्म करता है, तो उसको हटा देता हूं मैं। लेकिन अगर तार्किक रूप से कोई कुछ भी कहे, क्रिटिसाइज कितना ही कर ले, कभी नहीं हटाता मैं किसी के कमेंट। और उसके भी जो अशिष्ट हो जाता है, अभद्र हो जाता है, या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, उसको मैं अपने लिए नहीं हटाता कि मुझको बुरा लग रहा है, उसको मैं उसी के लिए हटाता हूं कि अगर बाकी लोग जो देखेंगे उन्हें उन्हें कैसा लगेगा कि यार सहजी ऐसी घटिया स्तर की बातें भी करते हैं, इसलिए हटाता हूं मैं, अपने लिए नहीं हटाता। मुझे तो चूंकि बुरा ही नहीं लगता, मुझे तो सबकी बुराइयां बड़ी स्वीकार है, आनंद आता है, वही तो मेरी डाइट है रिफाइनमेंट की। हाँ आयशा, बीच में मैं इंटरप्ट किया था तुम्हें। तो अगर आपने ऐसा बोला तो यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे कि मान लिया श्री माता जी का जो वचन है, माँ ने जो बोली है, माँ ने जो कहा है, वो हमारी समझ में, हम लोग सहजी है, जो नन सहजी है उन्हें भी अगर समझ नहीं आती है तो उनके लिए वो गलत ही है कि अरे वो कौन माँ है या कोई भी अदर गुरु है, तो उनके लिए रॉन्ग है। क्योंकि जिस स्तर पे माँ है, माँ को वही समझ सकते हैं जो अपने हृदय से कनेक्टेड है। जो वो आपके बारे में अगर बताऊं तो आपकी बातें हमें समझ नहीं आती थी क्योंकि उस स्तर तक हम थे नहीं। अगर मैं बीच में ये आपसे दूर, मतलब शहर से दूर हो जाती या बीच में चली जाती आपकी आधी अधूरी बात सुनकर, तो मैं भी कहीं आर्टिकल लिख रही होती कि नारायण बहुत ये है वो है, मतलब जो भी है रॉन्ग आजकल फेसबुक पे लिखते हैं जो, क्योंकि वो आधा ज्ञान था ना कि आपने ये कहा। लेकिन हम लोग क्या थे, जो भी सहजी है उसे तलाशा, जो वो आपके शब्दों में दिख रही थी, जो एनर्जी फील हो रही थी, वो महसूस हो रहा था, तो हमने उसे खोजा कि आखिर ये क्यों लिख रहे हैं, ये आखिर डीप में गए थे, तो हमें भी जाना है कि कुछ तो बात होगी। तो हम पीछे पीछे आपके आ गए और अभी हमें समझ आ रही है। अगर बीच में चले जाते तो हम भी आप बोलते कि आप जो नेगेटिव बोल रहे हो ना कि नेगेटिव बताओ हमारे अंदर, तो मैं भी बोलती कि आपके अंदर ये कमियां है क्योंकि आप माँ को नहीं जानते। हाँ, असल में मैं खुद को नहीं जानती, तब मैं ये ब्लेम लगाती कि आप नहीं जानते हो माँ को। तो ऐसा ही होता है, जो खुद को नहीं जानते ना, तो वो दूसरे को ब्लेम लगाते हैं कि वो ऐसे है। बहुत बड़ा संदेश दिया है आयशा ने अभी। जो खुद को नहीं जानते वही ये कहते हैं, क्योंकि क्योंकि वो कंडीशनिंग के आधार पे चल रहा है सारा काम। क्योंकि हम ऐसे हैं, मान लो मैं काले रंग के कपड़े पहनना पसंद है, काले रंग के, कोई लाल पहन के आ जाएगा, कहूंगा है कैसा लग रहा है, लाल रंग पहन रखा है। जबकि अगर समझदार इंसान क्या करेगा, अरे इतने कलर हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई किसी से ज्यादा और किसी से कम नहीं है, सारे रंग एक से हैं। मतलब रंग की वैल्यू सबकी एक बराबर है। हाँ, प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, पर सब एक ही प्रकार के हैं। सबकी प्रॉपर, यानी कि सबका जो एक धर्म है वो सबका एक है रंग का। कोई रंग अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि सबकी अलग अलग खूबियां हैं। ये खास बात है। और ऐसा ये बताओ कि जब तुम्हें कोई खराब बात लगती थी, मेरी बताई भी, या पढ़ने पे या सुनने पे या यहाँ पे यूट्यूब पे भी या इस पे भी, तब तुम क्या सोचती थी? कुछ तो सोचती होंगी, ईमानदारी से बता दो, क्योंकि मुझे बड़ा मजा नहीं, आएगा मैं सुनने बताऊंगी क्योंकि ईमानदारी की बात चली है ना, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ।
तो ईमानदारी की बात ये थी ना, जब आपकी चीजें पहली बार की आप जो आर्टिकल तो मैं बाद में पढ़ी, पहले तो आपकी बातों से रूबरू हुई ना, आप जो भी कह रहे थे उसको सुनना पड़ा ना कि ऐसे ये आप हृदय की बातें करते थे, हृदय तक तो हम तो पहुंचे ही नहीं थे ना। हम तो माँ को जो तस्वीरें थी, एक मिनट, माँ की तस्वीरें थी उसे ही देखते थे और लगता था बस यही है। तो हृदय की बातें आप मेरे को पता ही नहीं था, तो आप बताते हृदय की बातें, आप यहाँ पे जाके करो, तो मैं कहाँ जाऊं, मैं ये लगता था कि ये बंदा बोल क्या रहा है, हम कहाँ जाए, हृदय में तो है। माँ के आंख बंद करते तो माँ की तस्वीर तो दिखती है, तो हम तो है हृदय में। तो ये चीजें आपकी बातें समझ नहीं आती थी, तो थोड़ी सी तो लगती थी, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे लगता था कि ये मन से बोलते हैं, इनके कुछ होता होता नहीं है, ये अपने मन से कहानी ये रच कर बोल देते हैं। सच्ची होता होता कि सब लोग बैठ के उनकी बातें सुने, ये था मन में। हाँ, क्योंकि सारे लोग सुनते थे ना, क्योंकि ये नई चीजें थी, मैंने भी सुना है आपको बैठ कर, लेकिन वो हमारे हृदय को अच्छी लगती थी, वो जो आपकी बातें थी तो वो हमें अच्छी लगती थी आपकी बातें को सुनना। लेकिन हमारी जो कंडीशनिंग थी, क्योंकि हम तस्वीरों में भगवान ढूंढते हैं ना, तस्वीरों में तो भगवान बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो भगवान की तस्वीर है तो उसी में भगवान है, हमारे हृदय में भगवान है ये हमने ढूंढा ही नहीं, क्योंकि हमें फील ही नहीं हुआ। और वो चेतना तो पहली दफा आपने वहां पे फील करवाया था, याद ही होगा आपको, तब हमें समझ आया कि वाह, ये भगवान यही होते हैं। तो बस यही, तो अब में लगता था कि आप भीड़ इकट्ठा करना चाहते, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं लोगों को ऐसे से बातें, लेकिन ये सोचने के बाद भी पॉजिटिव एनर्जी आती थी आपकी तरफ से, एक खिंचाव होता था कि कुछ तो है, मतलब मन दिल हृदय नहीं मानता था, बट मन कहता था कि ये पक्का कुछ कर रहा है गड़बड़, ऐसा पक्का गड़बड़ कर रहा है ये। वेरी गुड। पक्का गड़बड़ हाँ हाँ, ऐसी होती थी। बोलो बोलो हाँ, बोलो। और लेकिन पता है क्या, एक था, जब पहली बार सेमिनार में गई थी, तो वहां पे मैंने आपको पहली बार मुलाकात हुई, तो वहां पे मैंने आपके चेहरे पे ना हमेशा एक पीस रहती थी, एकदम सारे लोग भागे जा रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे दिखाना है, मुझे सबसे पहले ये सबकी भीड़ में ये करना है, लेकिन आप एक कोने में खड़े होकर शांति, तो वो चीजें मैंने आपसे सीखी थी कि ये कूल कितना है, चेहरे पे एक स्माइल और ऐसे रिलैक्स, भले भीड़ आगे बैठे मैं पीछे ही बैठूंगा। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि आप पीछे क्यों हमेशा बैठे, सबसे पीछे, क्योंकि हम लोग तो स्कूल में भी सबसे आगे रहते, सब चीज में सबसे आगे रहते। तो ये कुछ कुछ चीजें आप आपसे देखकर भी हमें सीखने को मिला, और उस चीज की वजह से मुझे लगा कि इसे देखना चाहिए कि इसके अंदर आपके अंदर से क्या है, क्यों आप इतनी पीस हो, शांत हो, आप किसी को रिएक्ट ही नहीं करते, ऐसा लगता है कुछ असर ही नहीं हो रहा आप पे, आप इंसान हो भी या नहीं हो, पता नहीं, ऐसा फील होता है, फील हो रहा था उस समय। लेकिन आज हकीकत पता चलती है कि क्योंकि हमें भी कभी कभी हमें भी फील नहीं होता, तो हमें समझ आती थी कि उस समय आपके वो चेतना स्तर कितनी डेवलप थे, अभी तो और भी। तो गुड मॉर्निंग जसलीन। होप योर डे विल बी फाइन। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ आयशा, आप बता रहे थे कुछ। दृश्य हो, ठीक है। हम्म, कुछ बता रही तो थी बीच मैं, में। हाँ, तो मैं ना ये भी बताऊंगी ना कि मुझे ना दोनों चीजें हो रही थी एक्चुअली, एक तरफ तो आपकी तरफ जब बातें होती थी या आप कुछ बताते थे या जब भी आपके आर्टिकल पढ़ते थे, तो ऐसा हृदय को बहुत अच्छा लगता था, एक ऐसे महसूस सुकून वाली महसूस होती थी,
दूसरी तरफ जब आपसे बातें नहीं होती थी या उससे कनेक्शन हट जाती थी, तो वो दूसरी वाली फीलिंग होती थी उसकी। ऐसे कैसे, मतलब प्रश्न बहुत उठते थे, हमारी बुद्धि काम करती थी ना, तो क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लाती थी। लेकिन सडनली जैसे आपसे फिर बातें होती या आर्टिकल पढ़ते, तो वो हृदय को एक ऐसा लगता है कोई सहला रहा है, सुकून सा महसूस हो रहा है। तो ये दो डिफरेंट दोनों हो रहे थे, तो जो हमें छोड़ना भी, मतलब ऐसा ना आपको पकड़े रहने का ये हो रहा था हृदय। मन कर रहा था कि जाने का मन कर रहा था कि हमें, क्योंकि वो सुकून में रहते ना, तो क्यों मिल रहे थे, ये बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे सडनली हमें, क्योंकि हमें खुद भी पता नहीं था ना कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह बुराई दिख रही थी, अच्छाई भी दिख रही थी आपके अंदर से, वो हमें अंदर से फील हो रही थी, लेकिन ऊपरी बुद्धि हमें ये बता रही थी कि क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ऐसा। वैसा था। हाँ, और आपसे प्रेरणा भी तो हमें मिल रही थी आखिर, क्योंकि आगे बढ़ने की शायद हमारा हृदय वो खोज भी रहा था, तभी तो वो बार बार आपकी तरफ ही ध्यान चला जाता था, आपकी बातों को सुनता था। जब आप सुनाते थे तो वो चैन से बैठ के सुनता था, लेकिन हमारी जब बुद्धि की बात आती थी तो वो भागने लगता था, अरे क्या सुनना, जिंदगी में मस्ती करो, क्या भक्ति में लगे हो, ऐसा रहता था। आयशा, ये मस्ती करने की भावना कब तक चली है? जब तक मैं स्वयं को नहीं समझ पाई, जब तक अपनी आत्मा से दूर रही, तब तक ऐसा लगा कि हमें ये करना चाहिए। हम अटैच होते थे, जैसा अभी हमें जो दुख होता था ना, वो सब वही होता था। कोई थोड़ी सी भी बोल दी तो मुझे रोना आ जाता था, कोई ये कर दिया तो ये हो जाता था। लेकिन जब मैंने खुद को जाना, तो हमें महसूस हुआ ना कि अरे इससे तो कुछ भी जरूरत नहीं है, जो हम कामनाएं करते हैं ना, हमें तो बस इसे प्रेम चाहिए होता है। और वो आपकी बातों से वो पोषण मिलता था ना। हम श्री माता जी को नहीं जानते थे, बस श्री माता जी की तस्वीर को जानते थे। उन्हें देखकर प्रेम वात्सल्य आता था, क्योंकि वाकई में हम नहीं जानते थे, क्योंकि श्री माता जी तो हमारे हृदय और सहस्त्रार में रहती थी, और उन दोनों जगह से हमारे का कोई कनेक्शन नहीं था, तो हम कैसे जानते थे। हम तो उनकी तस्वीर देखकर, एक इमेजिंग होते है ना, इमेजिंग बनाकर आंखों में रखते थे, आंखों में, फिर आंख बंद कर देती अपनी सोच में, वो हमारी सोच में रहती थी, वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंची थी। तो जब उसके पहले मुझे, जब तक खुद को नहीं जाना ना, तो ऐसे ही महसूस होते थे, मस्ती करो, ये करो, क्या कोई है तो चलो वो है, ऐसे ऐसे होते थे कि ये मेरी जिंदगी के बारे में क्या जाने, ऐसा लगता था इन्हें समझ नहीं आएगी, मेरा दुख ही सबसे बड़ा है, इनका दुख तो कुछ ही नहीं है, ऐसा लगता था। ये बहुत बढ़िया बात तुमने कही है और कॉमन बात है, ये सब ऐसे ही सोचते हैं। अरे आपको नहीं पता, अरे आपको नहीं पता। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भाई देख लो ऐसे, नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं हम कैसे जीते हैं। मैं कब, मैं जानना ही नहीं चाह रहा आप कैसे जीते हो, मैं तो कुछ और बताना चाह रहा हूँ। जान के मुझे करना क्या है, कैसे जीते हो आप, हाँ। कैसे खुश रह सकते हो ये बता सकता हूँ, पर आप कैसे जीते हो क्या करूंगा जान के, वो तो आप जी ही रहे हो। जो जी रहे हो उस जान को मुझे करना क्या है, ऑलरेडी यू आर ऑन द बात। अच्छा, ऐसा अभी किसी की बात का बुरा मानकर लास्ट में कब रोई हो? कितने दिन हुआ अभी, कितने घंटा हुआ, कितना दिन हुआ, कितना महीना हुआ, ऑनेस्टी से? किसी की बातों का बुरा मानकर रोना, अ, मुझे तो अभी याद नहीं है किसी की बातों का। मैं किसी खुद मतलब से नहीं कोई बोल भी, पाते किसी कि से मतलब बुरा। नियरेस्ट, किसी से मतलब नियरेस्ट एंड डियरेस्ट भी है। वो मैं उस पे किसी पे जोर दे रही हूँ, तो आप इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिए। किसी की बातों का, तो वो ना मुझे बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए। पहले तो बात बात ऐसा होता था, लेकिन ये काफी टाइम हो गया। मैं शायद वो डेट नहीं बता सकती, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि खुद से कब रोई थी, खुद की अंदर झांक कर कब रोई थी, चलो तो यही ऐसा बता दो, यही बता दो कब रोई थी खुद से झांक कर।
खुद से झांककर ना, मतलब जब ऐसे तो थोड़ा थोड़ा रोना आ जाता है, क्योंकि जब हम गहराई में जाते हैं ना तो हमें आंसू का पता नहीं होता है। वो कब ऐसे जब आंखें खुलती तो लगता है दोनों गालों पे एक मोती रखी हुई है इधर उधर। जब ध्यान की गहराई में जाए तो ये भी तो रोना हुआ ना। हाँ, अटैचमेंट के कारण हमें रोना अभी तक नहीं हुआ है। पहले थी जब मैं अज्ञान थी, अवेयर नहीं थी, तो फिर उस समय लगता था, क्योंकि हमें पता, अभी आपने जो बातें की ना कि रिजेक्शन का और बहुत सारी, क्योंकि हम ना अपने अपने आप को किसी को सौंप दिए थे कि वो बोला अच्छा हो तो आई एम सो हैप्पी, अगर वो बोला बुरा हो तो करके रोना आ जाएगा। ऐसा होता था, क्योंकि हम अपनी सारी चीजें दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए थे कि वो जैसा एक बोलेगा मिनट मैं आयशा, वैसा। एक मिनट आयशा। आयशा ने बहुत बड़ी बात बताई है, ये दुख का असली कारण बताया है कि आपने अपने अस्तित्व को किसी को सौंप दिया और आपका अस्तित्व वो उसी से संचालित है और वही दिन और वही रात है। पॉइंट टू बी नोटेड। बस शुरू करो, इतना ही कहना था मेरे को। हाँ। तो ऐसा था कि हम खुद को सौंप देते थे, और उसने सुबह सुबह अगर आकर गाली दे दिया तो सारा दिन मूड खराब। सुबह सुबह मेरी तारीफ कर दी तो सारा दिन अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने चिंतन किया था, क्योंकि आप हमेशा बोलते थे, आपके आर्टिकल में भी था कि चिंतन करो, तो आप प्रैक्टिकल जो होता है ना, तो मैं भी प्रैक्टिकल करते रहती थी खुद पे। तो मुझे लगा कि मैं क्यों, मतलब मुझे क्यों बुरा लगता है। मैंने आज तक अपनी बातों से नहीं रोया, हमेशा दूसरे की बातों से। फालतू का आंसू है, मैं ऐसे ही बर्बाद कर देती, एनर्जी बर्बाद हो जाती है, मेरा मन सैड हो जाता है दूसरी की बातों के लिए। इसका मतलब हमारी लाइफ में वो ज्यादा तवज्जो मायने रखता है, वो इंसान, मैं नहीं। मैं मायने नहीं रखती, तभी तो उसकी बातों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, फिर रोती हूँ, फिर फिर देखती हूँ कि अगला वो क्या बोलेगा, मतलब आशा भी लगा कर बैठ जाती हूँ। रोने के बाद आशा भी रहता है कि नेक्स्ट बार वो क्या बोलते। सुनो, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ, अब से अच्छा बोलना, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। ऐसा होता था। फिर हम उसकी ओर देखते रहते थे कि नेक्स्ट बार वो क्या बोलता है, क्योंकि मैंने उसे बोल दिया है कि अगले बार अच्छा बोलना मेरे बारे में। मैं और तो रोऊंगी वो दोबारा। हाँ, वो मेरे बारे में ये सोचकर अब वो अच्छा बोलेगा, यानी चापलूसी करेगा वो, क्योंकि बेचारी ये दुखी हो जाती है तो मेरे को कोई सामान मांगू तो देती नहीं है, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो वो स्वार्थ आ जाएगा ना बीच में, कि अगर मैं इसे बार बार दुखी करूंगी तो जो लेन देन की भावना है वो तो खत्म हो जाएगी, इसलिए इसकी झूठी तारीफ करो। फिर हम उसमें भी खुश हो जाते हैं कि वाह वाह, अब मुझे बुराई, इसका मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हो गया है। तो ये भी तो एक धोखा ही है ना खुद को, मतलब दुनिया संचालित करेगी कि मैं क्या हूँ, कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कब रोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब हंसना चाहिए, कब खुश होना चाहिए। तो मैं, तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ये तो दुनिया का अस्तित्व है, तो मैं किस लिए हूँ इस दुनिया में, मेरे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसी चिंतन चलती रहती थी। तो फिर मैंने खुद को देखा कि नहीं, मुझे अब नहीं रोना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कोई इमोशन से इफेक्ट नहीं कर सकता है। मैं रोकर खुद की एनर्जी को वेस्ट करती हूँ। अगर मैं अपनी सारी एनर्जी इस ओर लगाऊंगी अपनी हृदय, अपनी आत्मा को जानने में, तो वो हमें उत्थान की ओर ले जाएगा, जिससे मैं जन्मों जन्मों से भटक रही हूँ, खोज रही हूँ। अगर दुनिया में लगाऊंगी तो वो हमें पतन की ओर ले जाएगा, वो हमें रुलाता ही रहेगा। कभी वो क्योंकि हम संतुष्ट कर ही नहीं सकते, वो हमारे नाकाम से संतुष्ट होंगे, न हमारे बिहेवियर से, क्योंकि समाज को या दुनिया को वो करने की आदत होती है। तो मैंने अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी आत्मा खुश रहती है बहुत माँ के साथ। बहुत ही सुंदर बात बताई है तुमने। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं नहीं, तो कोई सारे लोग कोई कोई लिमिट नहीं है। अभी इस वक्त लिमिट। इस क्षण जो अंदर से आ रहा है आने दो। वो रोकोगी तो अगली बार नहीं आएगा वो। बहुत सुंदर बोल रहे हो। बहुत अच्छी ठीक। पॉइंट बताए तुमने, बहुत पॉइंट की बात बताई है। स्पीक आउट, बोलो। हाँ,
तो मैं ना आप आपको श्रेय जाता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल आपसे वार्तालाप होती थी, तो आप बोलते थे कि ये खुद से करो, यानी हमें खुद से ही कार्य करना होगा, अपनी कमियों को ढूंढना होगा कि हमें हमें चाहिए क्या, हम क्यों इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी आत्मा को क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें, और क्षणिक भी थोड़ी सी भी हमें महसूस होती थी ना अपने अंदर में, तो मैं उसे थोड़ी सी कि उस पे थोड़ी सी एनर्जी फील हुई, तो मैं दोबारा जाती थी, कई बार जाती थी उस एनर्जी, क्योंकि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो बहुत सारी, जैसे जैसे मैंने फील किया खुद को कि मैं डीप में जा रही हूँ, तो बाहरी चीजों से लोगों की ओर ध्यान हम मेरा नहीं जा रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों हमसे क्या ऐसा कर रखे हैं। तो जब हमारे चित्त उसकी ओर नहीं गए, तो उन लोगों का चित्त भी हमारी ओर नहीं जा रहा है, बस ऐसे भीड़ में ऐसे, क्योंकि उनकी बातों का इफेक्ट हम पे नहीं हो रहा था। तो वो, अरे यार ये तो रोती ही नहीं है, अब तो छोड़ दो, अब दूसरे दूसरे बंदे को पकड़ते हैं जो मेरी बातों पे रोता है, जो मैंने बोला और वो रिएक्ट किया, मतलब मैंने कान दबाया और उसने चिल्लाया, ठीक है, तो वो कान दबाते थे। अब मैं, वो कान भी दबाते हैं, तो मैं, मेरे तरफ से कोई एक्शन, मतलब रिएक्शन ही नहीं होता। तो आम लोगों को, जो समाज के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं, उन्हें मजा नहीं आता। जब हम रिएक्ट करते हैं तो उन्हें मजा आता है, तो रिएक्शन देना बंद कर दो तो उन्हें मजा ही नहीं आएगा, तो वो आपको छोड़ देंगे, आपका चित ही नहीं जाएगा उस पे, और ना उसका चित आएगा ना आपका, आपको पूरी डीप में जाना है। तो मैंने अपनी आत्मा की ओर, उनके उत्थान के लिए मैंने अपना चिंतन करना शुरू किया। तो आज का ये ऐसा है कि कोई पास भी बोलते रहते हैं ना, तो मुझे, मेरे कानों तक वो आवाज नहीं जाती, क्योंकि मेरे कान जो है ना, वो बंद हो गई है लोगों की बातों के लिए। और वो बंद कैसे हुई, वो माँ के प्रेम से, और एनर्जी के ढक्कन लग गए कान में, वो एनर्जी के ढक्कन लगे, तो वो वो जो चादर है ना, वो उनकी गॉसिप को, उनकी बकबक को हमारे कानों तक आने ही नहीं देती है, जस्ट लाइक ये पर्दे लगा दिए मैंने। तो जो हम लोग सोचते हैं ना सुरक्षा कवच, तो वो सुरक्षा कवच हमारे भगवान नहीं देते, वो हमें खुद उत्पन्न करना पड़ता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है अपनी चिंतन से, अपनी अपनी गहराई में, ध्यान की गहराई में जाकर, जितनी गहराई में जाएंगे हमारे चारों तरफ वो एनर्जी का चादर मोटे होते जाएंगे, जिससे हमें समाज की बातों का, दूसरे की बातों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर तो हम ही होंगे, हम हमारी एनर्जी, क्योंकि मैं स्वयं एक एनर्जी हूँ, तो उसमें बहुत ही आनंद आता है। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट चलती रहती है। एक और बहुत खूबसूरत बात बताई आयशा ने अभी, सुरक्षा कवच हमें खुद ही बनाना है, मंत्र मार मार के नहीं मिलने वाला वो, इन आधार पे मिलेगा जब आपकी चेतना का जो स्तर होगा। ठीक है, मंत्र मार के मिल गया थोड़ी देर के लिए, पर वो टेम्परेरी है, फिर वो गिर जाएगा, वो छूट जाएगा। अगर आप अपनी चेतना के स्तर पर जागरूक होकर वो स्थिति पैदा कर लेंगे तो परमानेंट सुरक्षा कवच होगा, फिर आपको मंत्र लेने की जरूरत नहीं होगी सुरक्षा कवर के लिए, है ना। और वो कौन सी है, दुर्गा सप्तशी, क्या है वही बोलते हैं ना उसे, दुर्गा सप्तशती। सप्तशती, मेरे को बोलना भी तक नहीं आता। अब बहुत से सहजी कहेंगे कैसे सहजी हो, ये शब्द भी नहीं आता, श्री माता जी इतने सालों से सिखा रही हैं, मुझे तो अथर्वशीर्ष भी याद नहीं आज तक। और बताऊं, कभी कभी महामंत्र भी भूल जाता हूं मैं बीच में। और बताऊं, कभी कभी याद ही नहीं आता कुछ भी, आरती भूल जाता हूँ। सारी कमी बताऊंगा आपकी अपनी, सबके सामने ओपनली। जो चीज याद करनी पड़े वो एक समस्या है, और जो चीज आप आत्मसात कर लें वही आनंद है। तो याद करने वाली सारी चीजें वो हैं जो किसी और ने शब्द इजाद किए और आपने रट्टा मार के उन्हें याद कर लिया, और जो आप बिना शब्दों की अनुभूति को आत्मसात करते हो ना, बस वही सब कुछ होती है। कई बार कई बार मेरे से किसी कलेक्टिव में गए, वहां पे प्रोग्राम कराना था मेडिटेशन का,
अब वहां के जो कोऑर्डिनेटर थे या बड़े से जो भी सही, उन्होंने कह दिया आप महामंत्र ले लो। अब मेरी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, यार निकल जाएगा मुंह से गलत सलत, या भूल जाऊंगा मैं तो। फिर मैं श्री माता जी कहता, माँ फंस गया हूँ देख लो आप। तो जैसे तैसे वो महामंत्र निकल जाता था, कई बार हो भी जाता था गड़बड़, कि वो आगे पीछे लाइन हो जाती थी, महामंत्र भी याद नहीं। क्योंकि हम याद करते हैं, याद करते हैं, वो माइंड में चला जाता है, और माइंड आपका किसी चीज में एंगेज हो गया तो आपका याद वाद सब गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप रट रहे हैं तो आपका सारा फोकस रटने पे है, आप हृदय से जुड़ ही नहीं पाए, हृदय कनेक्ट ही नहीं हुआ आपका। आप मेमोरी में तो एक्सपर्ट हो गए, पर नॉन कनेक्टिविटी का शिकार हो गए। नॉन एक्टिविटी और नॉन कनेक्टिविटी, नॉन कनेक्टिविटी ऑफ योर सेंट्रल हार्ट, नॉन एक्टिविटी और नॉन कनेक्टिविटी पर रट्टा मार लिया है। मंत्र पूरे याद हैं, भजन सारे याद हैं, और सारे जो नाम है श्री माता जी के वो भी याद हैं, पर अंदर कल्याण कुछ नहीं हो रहा। तो भाई ऐसी मेमोरी का भी क्या करोगे? अगर आप बिना याद करे कुछ अनुभूतियों के साथ आप साथ कर रहे हो, वो स्थायी है, नहीं बोला जा रहा कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, नहीं बोला जा रहा, भूल गया मैं। अब जरा सारा फोकस अगर अपने हृदय में है और उस अनुभूति का स्वाद चख रहा है सिस्टम पूरा, तो कहाँ कानों में पड़ने वाले शब्द स्थायी हो पाएंगे? याद नहीं रह पाएगी बहुत सारी चीजें। कई बार मुझे शुरू शुरू में लगता था, बहुत से लोग धड़ल्ले से अथर्वशीष सुना देते थे, तो कहते यार कैसे याद करी होगी उन्होंने, मुझसे तो 2-4 लाइन भी याद नहीं हुई उसकी अथर्वशीष की आज तक, क्योंकि याद करने की कोशिश करी ना, नहीं हुई याद। और समस्या ये हो गई याद करने के साथ, अब क्या करूं, जब पढ़ाई करता था तो पढ़ाई याद नहीं होती थी, तो वही आदत अब भी पड़ी हुई है, तो मंत्र याद नहीं होते। अब मैंने कहा क्या करूं भाई, प्रोग्राम तो होते हैं। मैंने सबसे आसान रास्ता निकाला, ये मंत्रों मंत्रों का झंझट ही खत्म करो, सीधे सीधे ध्यान में उतरो और ध्यान में ले जाओ, बस खत्म, सारे मंत्र वंत्र खत्म। अब आपको एक रहस्य और बता देता हूँ, एक सीक्रेट। अब ओम का उच्चारण भी मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मंत्र याद नहीं होते। अब कहीं गलत सलत निकल गया तो सारे पीछे पड़ जाएंगे, गलत बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, या ओम सब ठीक है, उसमें सब समाहित हो गया, है ना? देखो अपनी कमजोरी बता दी मैंने आज, तो मुझे याद बात कुछ नहीं होता है, कई लाइनें उड़ जाती हैं। तो सोच लो तुम सब लोग कैसे सहजी से तुम्हारा पाला पड़ा है माध्यम बन के, जिसे मंत्र तक याद नहीं है अथर्वशीष तक याद नहीं है, क्या करो, क्या होगा आपका, सोच लो आप।